वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे योहिम्बाइन के बारे में। योहिम्बाइन एक कंट्रोवर्शियल सप्लीमेंट है जो कई कंट्रीज में बैन है। ये काफ़ी टॉक्सिक माना जाता है जिसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं तो पूरा देखिए, नहीं तो अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज नुकसानदायक हो सकती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि योहिम्बाइन क्या है, योहिम्बाइन फैट लॉस पर कैसे काम करता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन पर कैसे काम करता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और ये किसको यूज़ नहीं करना चाहिए। साथ ही कुछ और ज़रूरी बातें हैं जो आपको ये सप्लीमेंट यूज़ करने से पहले पता होनी चाहिए। टॉपिक्स के आगे मैंने टाइम लिख दिया है, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं योहिम्बाइन है क्या। योहिम्बे नाम का एक सदाबहार पेड़ होता है जो मेनली सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में पाया जाता है। इस पेड़ की छाल में एक कंपाउंड होता है जिसको योहिम्बाइन कहा जाता है। इस पेड़ की छाल को पुराने टाइम से एक एफ्रोडीजियक की तरह यूज़ किया जा रहा है। एफ्रोडीजियक का मीनिंग है सेक्सुअल डिज़ायर और सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये तो इस छाल का यूज़ है, लेकिन अब जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस छाल के अंदर से इस कंपाउंड योहिम्बाइन को निकाल लिया है और कंपनीज़ ने इसके सप्लीमेंट्स बना दिए हैं और मार्केट में बेचना शुरू कर दिया है। इन सप्लीमेंट्स को ये कहकर सेल किया जाता है कि ये सेक्स पावर को इंक्रीज़ करते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करते हैं, फैट लॉस करने में हेल्प करते हैं, स्पोर्ट्स में स्ट्रेंथ और स्टेमिना को इम्प्रूव करते हैं। और इन्हीं बातों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं योहिम्बाइन का फैट लॉस पर क्या इफेक्ट है। वैसे तो ऑफिस ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स, जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज का एक पार्ट है, उसने अपनी वेबसाइट पर साफ साफ लिखा है कि ये सप्लीमेंट फैट लॉस के लिए इफेक्टिव नहीं है। ये अमेरिकी सरकार का एक डिपार्टमेंट है जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम जो क्लिनिकल स्टडीज़ हैं उनको एनालाइज करेंगे। साल 2006 की स्टडी में 20 टॉप लेवल मेल सॉकर प्लेयर्स को, जिनकी एज 24 साल के आसपास थी, 20 mg योहिम्बाइन हर रोज़ दिया गया पूरे 21 दिन तक। उनकी डाइट को फिक्स कर दिया गया और साथ ही वेट ट्रेनिंग को भी ऐड कर दिया गया। 21 दिन के बाद देखा गया कि जो बॉडी वेट, मसल साइज और परफॉर्मेंस है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो बॉडी फैट है उसमें काफ़ी चेंज है। जो बॉडी फैट है पहले से काफ़ी कम हो गया है, 9.3% से 7.1% पर आ गया है। 91 में 20 ओवरवेट फीमेल्स पर एक स्टडी की गई थी, उन्हें भी 20 mg योहिम्बाइन हर रोज़ 21 दिन तक दिया गया, 21 डेज तक दिया गया, और साथ ही उनकी डाइट 1000 कैलोरीज पर फिक्स कर दी गई, 1000 कैलोरीज पर डे। इस स्टडी में भी देखा गया कि जो फीमेल योहिम्बाइन ले रही हैं उन्होंने 3.55 kg वेट लॉस किया, और जो प्लेसिबो यानी खाली कैप्सूल्स ले रही थी उन्होंने 2.21 kg वेट लॉस किया। इन दोनों स्टडीज़ में हम देख सकते हैं कि योहिम्बाइन फैट लॉस करने में हेल्प करता है। 91 में एक और स्टडी हुई जिसमें 47 पुरुषों को, जिनकी एज 42 साल के आसपास थी, उन्हें 43 mg योहिम्बाइन हर रोज़ 6 महीने तक दिया गया, जो एक लंबा टाइम है। इस स्टडी में देखा गया कि योहिम्बाइन का बॉडी वेट, बॉडी मास, टोटल कोलेस्ट्रॉल, HDL, बॉडी फैट और फैट डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। 86 में एक और स्टडी हुई जिसमें 19 ओवरवेट पर्सन्स को लिया गया, उन्हें 18 mg योहिम्बाइन हर रोज़ साथ में 1000 कैलोरीज की डाइट हर रोज़ 8 हफ्ते तक दी गई। यहाँ भी बॉडी वेट में और ब्लड प्रेशर में कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिला। अब ये टोटल 4 स्टडीज़ हो गई हैं। 2 स्टडीज़ ऐसी हैं जो कहती हैं कि योहिम्बाइन फैट लॉस के लिए इफेक्टिव है और 2 स्टडीज़ कहती हैं कि इफेक्टिव नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि ODS ने अपनी वेबसाइट पर ऐसा क्यों लिखा है कि योहिम्बाइन फैट लॉस के लिए इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इस पर सिर्फ 4 स्टडीज़ की गई हैं और ये स्टडीज़ कंट्रोवर्शियल हैं। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम कुछ और फैक्टर्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला फैक्टर है स्मोकिंग का। जो पर्सन स्मोकिंग करते हैं उन पर योहिम्बाइन का इफेक्ट बहुत कम होता है, और जो पर्सन स्मोकिंग नहीं करते उन पर यह काम करता है। इस बात का सोर्स मैंने यहाँ दे दिया है, आप इस नंबर का रेफरेंस आप देख सकते हैं, वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। दूसरा फैक्टर है इंसुलिन का। योहिम्बाइन फास्टेड स्टेट में काम करता है, मतलब जब खाली पेट यूज़ किया जाता है और इसको लेने के बाद 4 घंटे तक कुछ ना खाया जाए तो इंसुलिन इंक्रीज नहीं होगा। ऐसे टाइम पर यह काम करता है। जैसे मॉर्निंग में एक पर्सन बिल्कुल खाली पेट है, एम्प्टी स्टमक है, खाली पेट योहिम्बाइन लेता है और उसके बाद ऑलमोस्ट 4 घंटे तक कुछ भी नहीं खाता, फास्टेड स्टेट में रहता है, तो योहिम्बाइन फैट लॉस में इफेक्टिव हो सकता है।
तीसरा फैक्टर है एक्सरसाइज का। स्टडीज में ये भी देखा गया कि योहिम्बाइन लेने के बाद अगर एक्सरसाइज की जाए तो ये फैट लॉस करने में इफेक्टिव हो सकता है। इसे लिपिड मोबिलाइजेशन कहते हैं। जिन पर्सन्स ने एक्सरसाइज से पहले योहिम्बाइन यूज किया था उनका फ्री फैटी एसिड लेवल ऑलमोस्ट डबल हो गया था। तो आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि एक्सरसाइज योहिम्बाइन को काम करने में हेल्प करती है। चौथा फैक्टर है लो कैलोरीज डाइट का। स्टडीज में यह भी देखा गया कि अगर एक स्टैंडर्ड लो कैलोरीज डाइट ली जाए तो योहिम्बाइन इफेक्टिव हो सकता है। ये फैक्टर्स कंसिस्टेंट नहीं हैं, लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि इन फैक्टर्स को फॉलो करने से योहिम्बाइन का असर होगा या इफेक्टिव हो सकता है। अब इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। योहिम्बाइन 0.2 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट पर डे लिया जा सकता है। अगर किसी पर्सन का वेट 70 kg है तो वो 70 को 0.2 से मल्टीप्लाई करे तो 14 mg योहिम्बाइन हर रोज ले सकता है। इसी तरह से आप वेट के हिसाब से देख सकते हैं कि कितना योहिम्बाइन डेली लिया जा सकता है, लेकिन इस बात का खास ध्यान रहे कि इसको 18 mg से 18 mg से ऊपर नहीं लेना है। कोशिश ये रखिए कि इसकी डोज 18 mg से कम ही रखी जाए। कुछ भी हो जाए ये डोज 18 mg से ऊपर नहीं जानी चाहिए। और ये जो डेली डोज है ये पूरे दिन में 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड करके यूज़ की जाती है। जैसे कोई पर्सन 15 mg योहिम्बाइन लेता है तो वो 5-5 mg दिन में 3 बार ले सकता है। ये खाली पेट ही लिया जाता है और कोशिश की जाती है कि लेने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक कुछ खाया पिया ना जाए। पानी पिया जा सकता है, पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये नॉर्मल तरीका है, लगभग सभी इस तरीकों को यूज़ करते हैं। लेकिन एक और तरीका है जिससे हम कम डोज पर भी अच्छा इफेक्ट ले सकते हैं। खास तरीका ये है कि इसको मॉर्निंग में खाली पेट 5 से 8 mg की डोज में लिया जाए और इसको लेने के 20 मिनट बाद एक्सरसाइज शुरू की जाए। 40 मिनट की वेट ट्रेनिंग और 20 मिनट का कार्डियो का एक मिक्स वर्कआउट होना चाहिए। और योहिम्बाइन लेने के बाद 4 घंटे तक सिर्फ पानी पीना है, कुछ भी खाना नहीं है। 4 घंटे के बाद आप खाना खा सकते हैं। इसके साथ ही अपने पूरे दिन की डाइट को लो कैलोरीज पर रखना है। जैसे अभी आप 2400 कैलोरीज की डाइट लेते हो तो आप इसको 2000 कैलोरीज पर कर सकते हो। हाई प्रोटीन, लो कार्ब्स और गुड फैट डाइट आपको लेना है और साथ ही स्मोकिंग नहीं करनी है। स्मोकिंग को पूरी तरह से अवॉइड करना है। इस मेथड में योहिम्बाइन की सिर्फ एक डोज काफ़ी है और इसी सिंगल डोज से आपको बेटर रिजल्ट मिल सकता है। मार्केट में योहिम्बाइन की क्रीम्स भी आती हैं जो टारगेट एरियाज में फैट कम करने के लिए स्किन पर लगाई जाती हैं। जैसे थाइस का फैट कम करना हो या टमी का फैट कम करना हो तो ये थाइस या टमी पर लगाई जाती है। 95 में एक स्टडी हुई थी जिसमें ये पता चला कि ये क्रीम किसी काम की नहीं है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। अभी बस ये सिंगल स्टडी अवेलेबल है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि योहिम्बाइन की क्रीम्स का कोई फायदा होने वाला नहीं है। कुछ लोग टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए और स्ट्रेंथ गेन करने के लिए भी योहिम्बाइन यूज़ करते हैं, लेकिन अभी तक जो भी स्टडीज़ हुई हैं उनके बेस पर इसका टेस्टोस्टेरोन और स्ट्रेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं है। योहिम्बाइन के साइड इफेक्ट्स हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अब बात करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। 98 में एक मेटा एनालिसिस पब्लिश हुआ था जिसमें 7 क्लिनिकल स्टडीज़ को ऐड किया गया था। उन 7 क्लिनिकल स्टडीज़ और 3 अलग क्लिनिकल ट्रायल्स में ये सामने आया कि योहिम्बाइन इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए इफेक्टिव है। लेकिन सभी ट्रायल्स को ध्यान से एनालाइज करने पर कुछ खास पॉइंट्स हैं जो सामने आते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट है ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। इरेक्टाइल डिसफंक्शन 2 तरह का हो सकता है, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। जैसे मान लीजिए डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की वजह से किसी को ईडी की प्रॉब्लम हो जाती है। नॉन ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन साइकोलॉजिकल होता है, जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी की वजह से किसी को ईडी हो जाता है। तो ऑर्गेनिक बॉडी से रिलेटेड है और नॉन ऑर्गेनिक आपके माइंड, मूड और इमोशंस से रिलेटेड है। 80 से 90% ईडी ऑर्गेनिक होता है और 10 से 20% ईडी नॉन ऑर्गेनिक होता है। योहिम्बाइन के ट्रायल्स में देखा गया कि ये ऑर्गेनिक ईडी पर कुछ खास इफेक्टिव नहीं है और नॉन ऑर्गेनिक पर इसका इफेक्ट ठीक ठाक है। मतलब किसी पर्सन को डायबिटीज़ की वजह से या किसी फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से ईडी की प्रॉब्लम है तो उस पर योहिम्बाइन कुछ खास इफेक्ट नहीं देने वाला, कुछ खास काम नहीं करेगा। लेकिन किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी या नर्वसनेस, तो उस पर्सन को ये हेल्प कर सकता है। दूसरा पॉइंट है माइल्ड टू मॉडरेट ईडी। योहिम्बाइन इरेक्टाइल डिसफंक्शन के माइल्ड से मॉडरेट कंडीशंस में इफेक्टिव है।
मतलब अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो ये हेल्प कर सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ये काम नहीं करेगा। स्टडीज़ में देखा गया कि जिन पेशेंट्स को माइल्ड से मॉडरेट ईडी था उनको कुछ बेनिफिट्स मिले हैं, लेकिन जिन्हें मॉडरेट से सीवियर ईडी की प्रॉब्लम थी उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ। तीसरा पॉइंट है स्मोकिंग का। वैसे तो स्मोकिंग एक मेजर रीज़न है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का, लेकिन स्टडीज़ में ये भी देखा गया कि जो पर्सन स्मोकिंग करते हैं उन्हें योहिम्बाइन से कुछ खास फायदा नहीं होता। मेरा कहने का मीनिंग है कि योहिम्बाइन के ट्रायल्स में स्मोकर्स को बेनिफिट बहुत कम मिला है और जो नॉन स्मोकर्स हैं, जो स्मोकिंग नहीं करते हैं, उनका रिजल्ट अच्छा मिला है। स्मोकिंग वैसे भी छोड़ देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। इस पर हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं डोज के बारे में। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए 5 mg योहिम्बाइन दिन में 3 बार यूज़ किया जाता है। एक बात मैं फिर से आपको बता दूं, जिन्हें नॉन ऑर्गेनिक ईडी है और कंडीशन माइल्ड से मॉडरेट है और स्मोकिंग नहीं करते हैं, उन्हें योहिम्बाइन से फ़ायदा होने के चांस ज़्यादा हैं और बाकी केसेस में चांस ना के बराबर हैं। वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है उन्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए और डॉक्टर के हिसाब से मेडिसिन लेनी चाहिए। खुद अपनी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट्स करना अच्छा नहीं है, और वैसे भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए जो सप्लीमेंट्स मिलते हैं इनमें काफ़ी बार ऐसी मिलावट होती है जो फ़ायदे की जगह नुकसान कर देती है, जो बाद में डॉक्टर के भी समझ में नहीं आती है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि योहिम्बाइन को ऐसे यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इसको ऐसे यूज़ करना शुरू कर दो। ये एजुकेशनल वीडियो है जो आपको जानकारी देने के लिए है, सामान बेचने के लिए नहीं है। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। योहिम्बाइन लेने से माइल्ड से मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिर दर्द हो सकता है, एंजाइटी जिसे हम मानसिक परेशानी या अवसाद कहते हैं, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, टैकीकार्डिया यानी दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है और सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है, हार्ट अटैक या हार्ट फेल भी हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। इसके साथ और भी प्रॉब्लम्स रिपोर्ट की गई हैं, जैसे बार बार बाथरूम जाना, घबराहट होना, चेहरा लाल हो जाना, नींद ना आना, पेट खराब होना और चेस्ट में पेन होना, स्किन पर रैशेस हो जाना, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाना। वैसे तो ये सभी साइड इफ़ेक्ट्स 15 mg से ज़्यादा डोज लेने पर होते हैं। 15 mg से कम डोज पर कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आए हैं, लेकिन 15 से 20 mg डोज पर कुछ माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स जैसे सिर दर्द, घबराहट, पसीना, हार्ट बीट तेज़ हो जाना, ये प्रॉब्लम्स कुछ कम डोज पर भी देखने को मिली हैं। और एक और साइड इफ़ेक्ट है जिसे डिस्कस नहीं किया जाता, वो है कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज़ होना। कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो इंक्रीज़ होने से स्ट्रेस बढ़ जाता है और बाकी के हार्मोन्स को भी इम्बैलेंस कर देता है। वैसे तो कहते हैं कि 20 mg से ऊपर की डोज पर ही कोर्टिसोल इंक्रीज़ होता है, लेकिन ये बात सच नहीं है। कुछ केसेस में 20 mg से कम डोज पर भी कोर्टिसोल इंक्रीज़ होता देखा गया है। अब देखते हैं किसको योहिम्बाइन सप्लीमेंट नहीं यूज़ करना चाहिए। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सप्लीमेंट सिर्फ हेल्दी लोगों के लिए है। जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, उन्हें डॉक्टर से पूछ कर ही कोई सप्लीमेंट लेना चाहिए, नहीं तो फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। उन लोगों को योहिम्बाइन नहीं यूज़ करना चाहिए जिन्हें हार्ट या चेस्ट पेन की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जैसे डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, किसी भी तरह का ब्लड डिसऑर्डर है, डायबिटीज़ है, किडनी या लीवर की प्रॉब्लम है, लो या हाई ब्लड प्रेशर है, और या जिनकी लास्ट 3 मंथ्स में कोई सर्जरी हुई है या अगले 1 मंथ में कोई सर्जरी होने वाली है, जो बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और जो माताएं बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको भी योहिम्बाइन नहीं लेना चाहिए। ये लिस्ट आपको बहुत लंबी लग रही होगी, लेकिन ये सब रिसर्चेस पर बेस्ड है। अगर आप कोई भी रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको योहिम्बाइन यूज़ नहीं करनी चाहिए। यूज़ करने से पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं, जैसे डिप्रेशन के लिए या फिर ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी और ब्लड से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो आपको योहिम्बाइन नहीं लेना चाहिए। ये उस मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है और आपको सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब कुछ ज़रूरी जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है मिसलीडिंग लेबल्स। 2016 में एक सर्वे हुआ, यूएस यानी अमेरिका में 49 योहिम्बाइन सप्लीमेंट्स परचेज किए गए और सभी की टेस्टिंग की गई। तो ये देखा गया कि लेबल पर योहिम्बाइन की जो मात्रा दी गई है वो गलत दी गई है। 23% से 147% तक का फर्क था। मतलब अगर किसी बॉटल पर लिखा है कि इसमें 5 mg योहिम्बाइन है पर सर्विंग, तो उसमें 1.15 mg से लेकर 7.35 mg तक योहिम्बाइन पाया गया। ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, मतलब जितनी मात्रा बताई गई है उससे बहुत कम या बहुत ज़्यादा मात्रा हो सकती है। इसलिए जब भी योहिम्बाइन सप्लीमेंट आप यूज़ करते हैं तो पहले सिर्फ एक ही सर्विंग ली जानी चाहिए।
या मैं कहूँगा कि उससे भी आधी सर्विंग ली जानी चाहिए। इनके लेबल पर कुछ और लिखा होता है और अंदर कुछ और होता है, और इसी वजह से कई बार कोई सप्लीमेंट ओवरडोज हो जाता है। दूसरा पॉइंट है कि योहिम्बाइन बहुत सारी कंट्रीज़ में बैन है, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स और यूनाइटेड किंगडम में योहिम्बाइन की सेल को बैन किया गया है क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को आ रहे हैं। अमेरिका में भी एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है और बिना डॉक्टर की स्लिप के, बिना डॉक्टर की पर्ची के इसको परचेज नहीं किया जा सकता। और साथ ही यूएसए में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए योहिम्बाइन को सेल करना इल्लीगल है। साल 2000 से 2006 के बीच अकेले कैलिफोर्निया में 130 लोगों को हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा योहिम्बाइन की ओवरडोज की वजह से। तीसरा पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि बहुत सारे योहिम्बाइन सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जिनमें सिंथेटिक योहिम्बाइन पाया गया। वैसे तो योहिम्बाइन योहिम्बे नाम के पेड़ की छाल से निकाला जाता है, लेकिन आजकल इसको लैब में भी तैयार किया जाने लगा है। ये सिंथेटिक योहिम्बाइन होता है और डाइटरी सप्लीमेंट्स में सिंथेटिक कंपाउंड्स को यूज़ करना इलीगल है, गैर कानूनी है। अब बारी है फाइनल रिव्यू की। योहिम्बाइन के बारे में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको दे दी है। अब मेरा जो रिव्यू है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं किसी को भी योहिम्बाइन यूज़ करने के लिए रेकमेंड नहीं करता, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। अगर हम फैट लॉस के बारे में बात करें तो योहिम्बाइन सिंपल तरीके से लेने पर काम नहीं करेगा। कुछ कंडीशंस हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं, जैसे फास्टिंग, एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल, नो स्मोकिंग। इन कंडीशंस के साथ लेने से ये काम करता है। अगर आप ये सब चीज़ें बिना योहिम्बाइन के करते हैं तो भी आपका फैट लॉस हो जाएगा। योहिम्बाइन के बिना मान लेते हैं 3.5 kg कम होता है और योहिम्बाइन के साथ 5 kg कम हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि योहिम्बाइन से थोड़ा एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलता है, लेकिन इसके साथ कोर्टिसोल इंक्रीज होने की प्रॉब्लम हो सकती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको अवॉइड करना ही अच्छा है। जो फैट लॉस आपका 4 महीने में होना है वो 5 महीने में हो जाएगा। ज़्यादा जल्दी की क्या नीड है। वैसे भी अगर हम हाई प्रोटीन, लो कार्ब, नो शुगर, गुड फैट डाइट यूज़ करते हैं और साथ में रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो फैट लॉस तो हो ही जाता है। कुछ ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, फिश ऑयल और CLA ऐड कर दें तो इफ़ेक्ट और बेटर हो जाएगा। योहिम्बाइन की इतनी नीड नहीं है। जो एथलीट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो योहिम्बाइन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनका टाइम फिक्स होता है। उनको फिक्स टाइम के अंदर फैट लॉस करना ही पड़ता है। उनके लिए योहिम्बाइन ठीक है। जो एथलीट्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए मेरा एक स्पेशल वीडियो है रैपिड वेट लॉस के नाम से, जिसमें 7 डेज़ में वेट लॉस कैसे किया जाता है उसका एक बेसिक ओवरव्यू है। अगर हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बात करें तो ये साइकोजेनिक केसेस में काम करता है। ऑर्गेनिक केसेस में इसका रिजल्ट कंसिस्टेंट नहीं है। पहली बात तो ये साइकोजेनिक केसेस में काम करेगा। दूसरा, ये माइल्ड से मॉडरेट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में काम करेगा। और तीसरी बात ये कि इसका इफेक्ट कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, एवरेज इफेक्ट है और इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। अगर कोई साइड इफेक्ट नहीं भी होता तो ये आपके मूड को ज़रूर डिस्टर्ब कर देता है। इसकी जगह पर और भी काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स हैं, जैसे विटामिन D, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अश्वगंधा, D-एस्पार्टिक एसिड, और भी बहुत सारे सेफ सप्लीमेंट्स हैं और मेडिसिन हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को हम एक अलग वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर योगा और एक्सरसाइज करने से और साथ में सप्लीमेंट्स लेने से कोई इफेक्ट ना हो तो किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। खुद पर नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और लास्ट में एक प्रॉब्लम और भी है जो आपको बता देता हूँ कि इस सप्लीमेंट पर अभी कोई ज़्यादा क्लिनिकल स्टडीज़ नहीं हुई हैं। ये कैसे काम करता है ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है। इस पर क्लिनिकल स्टडीज़ की नीड है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर और रिसर्च की जानी चाहिए। इस वीडियो में योहिम्बाइन के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको दे दी है। इस वीडियो में इतना ही। और लास्ट में जो भी क्लिनिकल स्टडीज़ और रिसर्चेज जो इस वीडियो में हमने इंक्लूड की हैं उन सभी का रेफरेंस मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने में जो भी फ़ोटोज़ यूज़ की गई हैं उनके फोटोग्राफर्स और क्रिएटर्स को भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।